उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान के उन सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो प्रश्न यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जो है हमने लगभग 30 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। आप लोगों का आज का जो टारगेट रहना चाहिए 20 से 22 प्रश्न, ठीक है। 20 से 22 प्रश्न जो है आप लोग सही करने का प्रयास करिएगा और अंत में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिएगा, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार, जापान, भारत, नॉर्वे। हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप सभी को 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप लोग जवाब करेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, उगते हुए सूरज का देश जो है जापान को कहा जाता है, यानी विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? चलिएगा, आप लोग बताएंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? चलिएगा, तो ध्यान रखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, यानी विकल्प सी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइएगा, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब करेंगे आप लोग फटाफट। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई? तो ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना करी गई, यानी विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिएगा भाई, जवाब करेंगे आप लोग। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सतलुज, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। चलिएगा, ध्यान रखेंगे, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। आइएगा, NCTE है, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। NCTE का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। चलिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प ए वाले बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिएगा, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? जैनवाद के अनुसार जो है कितने तीर्थंकर हैं? चलिएगा, ध्यान रखेंगे 24 तीर्थंकर हैं और पहले तीर्थंकर के रूप में जो है ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर कौन है भाई? ऋषभ देव को माना जाता है। और 24वें जो हैं वो हैं आपके महावीर स्वामी, ठीक है। प्रथम ऋषभ देव और 24वें जो है महावीर स्वामी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 सदस्य, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पर सही जवाब हो जाएगा। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? चलिएगा, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? ध्यान रखेंगे, कथा साहित्य के क्षेत्र में, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा, चौथा खंभा या चतुर्थ स्तंभ जो है किसे माना जाता है? न्यायपालिका को, प्रेस को, विधायिका को या कार्यपालिका को? चलिएगा, चतुर्थ स्तंभ जो है लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है?
तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रेस्को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर सही जवाब दिया है। भारत का नेपोलियन जो है किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइएगा इस पर। भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? चलिएगा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों समुद्रगुप्त को, यानी विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों यहाँ पर जो है हमने 30 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। आप लोग जो है अंत में ज़रूर बताइएगा। आज का टारगेट जैसा कि आप सभी को पता है 20 से 22 प्रश्न है, ठीक है। तो अपना नाम स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है भाई। आइएगा, रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? चलिएगा, विटामिन ए, ठीक है भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का जो है वैज्ञानिक नाम जो है, ध्यान रखेंगे, रेटिनॉल होता है, ठीक है भाई। आइएगा, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को, कौन कौन से देश हैं भाई? चलिएगा, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? आइएगा, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे इस प्रश्न का। भारत और श्रीलंका, ध्यान रखेंगे, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? चलिएगा, अनुच्छेद 324 के तहत, यानी आर्टिकल 324 के तहत, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल त्योहार है। चलिएगा, पोंगल त्योहार भाई कहाँ का है आप लोग बताएंगे? चलिएगा, ध्यान रखेंगे तमिलनाडु का, ठीक है भाई, तमिलनाडु का है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष साथियों 14 से 15 मई में जो है, 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु में 14 और 15 जनवरी को जो है मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? अच्छा, आप लोग बताएंगे वर्तमान समय में जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर आप लोग करेंगे। चलिएगा, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य जो है 29वां राज्य बना? वर्तमान समय में दोस्तों ध्यान रखिएगा 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तो यहाँ पर काफ़ी दोस्तों का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल आपका तेलंगाना हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आइएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का क्या नाम है? शोरा, डाइट, मजलिस, नेसेट? ध्यान रखेंगे डाइट कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जापान की संसद को जो है डाइट कहा जाता है, ठीक है। आइएगा, ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है? चलिएगा, ओमान की राजधानी जो है मस्कट, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिएगा, बिहू जो है कहाँ का मुख्य त्योहार है? असम, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? चलिएगा, इसको आप लोग असम कर लीजिएगा, ठीक है भाई, असम का मुख्य त्यौहार है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बिहू जो है कहाँ का त्यौहार है भाई? असम का, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? किस अनुच्छेद में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। चलिएगा, यहां पर देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है
51A, ठीक है, 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यानी यहाँ पर विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा, लेकिन इसको 50 की जगह आप लोग कर लीजिएगा 51, ठीक है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे जिन्होंने विकल्प डी चुना है भाई। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। चलिएगा जवाब करेंगे, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा भाई जवाब करिएगा आप लोग। तो ध्यान रखेंगे, समाचार पत्र केसरी का संपादन जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। दांडी यात्रा की शुरुआत, चलिएगा साबरमती आश्रम से, ठीक है भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को, ठीक है भाई, 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया, ठीक है भाई। कहां से, साबरमती आश्रम से। आइएगा, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है आकार में पृथ्वी के समान है। चलिएगा जवाब करेंगे आप लोग, तो बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब कर रहे हैं आप लोग। शुक्र यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। टुंड्रा है, बताइएगा आप लोग क्या है। पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीत मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। चलिएगा भाई, एक शीत मरुस्थल है भाई, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। चलिएगा भाई, तो यहां पर भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, ठीक है, क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहां पर सही जवाब होगा। आइएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है। चलिएगा तो यहां पर भाई राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब करेंगे। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिएगा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ध्यान रखेंगे, गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे गोदावरी को, ठीक है। और प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं। चलिएगा भाई, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइएगा, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था। चलिएगा चंपारण से, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने सामान्य ज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ऐसे ही प्रश्न हलसार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे हमने कवर किया है। 30 प्रश्नों को हमने कवर किया। अब आप लोग बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा है, कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की सामान्य ज्ञान की तैयारी जो है कैसी हो रही है। साथियों, 50 प्रश्न जो है फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान से, ठीक है भाई। यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं सामान्य ज्ञान से और 50 जो होता है आपका हिंदी का।
तो आप लोग इसमें से बताइएगा। यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों को आज कवर किया था। आपका टारगेट जो था 20 से 22 प्रश्न था। तो बताइएगा आप लोग कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से मदद मिलेगी। जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं सारे कंटेंट यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों ज़रूर कवर करें और वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा और अपने साथियों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।